बच्चों, क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा पौधा द्विबीजपत्री है और कौन सा एक बीजपत्री? यस मैडम, ये वाला पौधा द्विबीजपत्री है और ये वाला पौधा एक बीजपत्री है। इसे आपने कैसे पहचाना? मैडम, इसकी पत्तियों का आकार देखकर और इसकी जड़ें देखकर। बहुत अच्छा। ये पौधे एक बीजपत्रीय हैं यानी मोनोकॉट। इनमें झखड़ा जड़ें हैं और इनकी जो पत्तियां हैं इनमें समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है। और ये दो पौधे हैं जो डाइकॉट हैं यानी कि द्विबीजपत्रीय। इनमें टैप रूट है, मूसला जड़, सिर्फ एक ही प्रधान जड़ है इनमें, और इनकी पत्तियों में जालिकावत शिराविन्यास दिखाई दे रहा है। देखो आप, क्या आप बता सकते हैं कि पौधे श्वसन और प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार करते हैं? यस मैम, पत्तियों में बहुत सारे छिद्र होते हैं जिनकी वजह से ये श्वसन और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इन्हीं सारे छिद्रों से वो गैसों को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। बिल्कुल सही। क्या आपको इन पत्तियों में छिद्र दिखाई दे रहे हैं? नहीं मैडम। जिस प्रकार हम नाक से गैसों का आदान प्रदान करते हैं, पौधे भी इसी तरह रंध्रों यानी स्टोमेटा से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। पादपों में शरीर में होने वाली क्रियात्मक प्रक्रियाओं जैसे श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप ऊतकों तथा बाह्य वातावरण के मध्य गैसों का विनिमय होता है। यह विनिमय पत्ती में उपस्थित सूक्ष्मदर्शीय सूक्ष्म छिद्र, जिन्हें रंध्र यानी कि स्टोमेटा कहते हैं, के द्वारा संपन्न होता है। रंध्र एक प्रकार का दीर्घवृत्तीय छिद्र होता है। ये पौधों की पत्तियों पर पाए जाते हैं। इन रंध्रों में द्वार कोशिकाएं होती हैं जो अलग अलग आकार की होती हैं। क्या ये रंध्र हमेशा खुले रहते हैं? ये रंध्र हमेशा नहीं खुले रहते हैं। इन रंध्रों का खुलना और बंद होना इनमें पाए जाने वाले स्फीति दाब के कारण होता है। स्फीति दाब क्या होता है और ये कैसे आता है? स्फीति दाब यानी कि टर्गर प्रेशर के कम होने से रंध्र जो है बंद हो जाते हैं और इसके ज़्यादा होने से रंध्र खुल जाते हैं। स्फीति दाब जल द्वारा उत्पन्न एक प्रकार का दाब है जो कोशिकाओं में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली को उसकी उल्टी दिशा में धकेलता है। सामान्यतः द्वार कोशिकाओं की भित्तियाँ बाहर से पतली व अंदर से मोटी होती हैं। क्या ये स्फीति दाब कैसे खुलता है और कैसे बंद होता है? जब स्फीति दाब के कारण द्वार कोशिकाओं में पानी चला जाता है जिससे वो टर्जिट हो जाती हैं यानी कि फूल जाती हैं, तो रंध्र जो है खुल जाता है। और जब पानी बाहर हो जाता है, स्फीति दाब कम हो जाता है, तो ये कोशिकाएं जो है पिचक जाती हैं जिससे रंध्र बंद हो जाते हैं। सामान्यतः दिन के समय रंध्र खुल जाते हैं और रात को ये बंद हो जाते हैं। तो फिर सभी पेड़ पौधों में एक समान रंध्र होते हैं? सभी पेड़ पौधों में एक जैसे रंध्र नहीं पाए जाते हैं। जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे ये मोनोकॉट, इनके रंध्रों की संरचना और आकार अलग होता है, और जैसे कुछ ये डाइकॉट है, इनकी संरचना और आकार अलग अलग होता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों में रंध्रों की संख्या, आकार ये भी भिन्न भिन्न पाया जाता है। आपको पता है ये रंध्र कैसे दिखाई देते हैं? हाँ जी, पत्ती को स्लाइड पर रख के फिर हम इसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे। हमें पत्ती को नहीं स्लाइड पे रखना है, इससे हमें रंध्र नहीं दिखाई देगा क्लियर। हमें क्या करना है, ये जो पत्ती है इसकी छीलन निकालनी है, उसको हम स्लाइड पे माउंट करेंगे और फिर उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे। इसको बनाने के लिए इसकी हम पहले एक टेम्परेरी स्लाइड बनाते हैं। उसके लिए जो हमें सामान चाहिए वो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। पहले तो हम कुछ पौधों की पत्तियाँ ले लेते हैं जो हमने ली हुई हैं। कुछ मोनोकॉट हैं ये हमारे पास, और कुछ ये डाइकॉट हैं। हमने बीकर में पानी लिया हुआ है जो हमें पत्तियों को धोने के काम आएगा।
हमने टेम्परेरी माउंट बनाना है, इसके लिए हम ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हम पानी में भी बना सकते हैं। कवर स्लिप्स, स्लाइडिंग, ब्लॉटिंग पेपर, ड्रॉपर, कैंची, फॉरसिप या चिमटी, माउंट करने के लिए डिसेक्टिंग नीडल, ब्रश और कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और झिल्ली निकालने के बाद हम वॉच ग्लास में रखेंगे और एक हमें खाली वॉच ग्लास चाहिए। चलो अब हम शुरू करते हैं स्लाइड कैसे बनाई जाएगी। पहले हम क्या करते हैं, एक वॉच ग्लास में पहले पानी भर के रख देते हैं, जिसे जब हम झिल्ली निकालेंगे तो तुरंत इसमें रख देंगे, जिससे उसमें वायु के बुलबुले नहीं आएंगे। झिल्ली निकालने के लिए हम ज़्यादातर क्या करते हैं, ऐसी पत्तियां लेते हैं जो थोड़ी सी मोटी हो, जिसमें झिल्ली जो है आसानी से निकल आए। इसमें हमने ये गुड़हल की पत्ती ली है या फिर ये सदाबहार की पत्ती भी आप ले सकते हैं। ये भी हल्की सी थिक होती है, मोटी होती है। जब हम इसकी झिल्ली निकालेंगे तो हम इसकी निचली सतह से झिल्ली निकालेंगे। आप निकालो। मैडम, लेकिन हम इसे सिर्फ निचली सतह से ही क्यों निकालेंगे, बल्कि स्टोमेटा तो पत्ती के दोनों तरफ होता है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल किया उन्होंने। पत्तियों में रंध्र दोनों तरफ पाए जाते हैं, इनके ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर जो है सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ता है, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है, और नीचे सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है, इसके कारण जो है ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन कम रहता है। जब प्रकाश ऊपर पड़ता है, अगर स्टोमेटा ऊपर ज़्यादा होंगे तो वाष्पोत्सर्जन भी ज़्यादा होगा। इसीलिए ज़्यादातर जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें रंध्र नीचे की तरफ ज़्यादा होते हैं और ऊपर की तरफ कम होते हैं। जबकि जो हमारे एकबीजपत्री पौधे जो होते हैं, इनमें रंध्र दोनों तरफ लगभग बराबर पाए जाते हैं। इसीलिए हम नीचे से छीलन निकालेंगे इसकी। इसको पहले हमें क्या करना है, पानी से धो लेना है। हम लोग अलग अलग पत्ती की स्लाइड बनाते हैं। आप इसकी गुड़हल की बनाइए, आप ये सदाबहार की ले लीजिए, और देखेंगे कि सभी तरह के पौधों में स्टोमेटा का एक ही जैसा आकार होता है क्या। अब हमें देखो पत्ती को ऐसे पकड़ना है और इसको ऐसे हल्का सा फोल्ड करके इसको ऐसे हमें यहाँ पे किनारे किनारे हमें हल्की सी पतली सी झिल्ली नज़र आएगी। बिल्कुल हल्की सी पतली सी झिल्ली नज़र आती है। अगर ये पत्तियाँ मोटी और मांसल होंगी तो ये झिल्ली और ज़्यादा साफ नज़र आएगी। दिखाओ, आपने निकाली। ये हमारी झिल्ली निकल गई है। अब इसको तोड़ के वॉच ग्लास के रखे पानी में रख देंगे। अब हम स्लाइड लेते हैं। अब हम इसमें ग्लिसरीन से माउंट करेंगे, टेम्परेरी माउंट, क्योंकि गर्मियों में जो होता है पानी बहुत जल्दी वाष्पित हो जाता है, इसलिए हम ग्लिसरीन का उपयोग करेंगे। ध्यान रहे कि इसमें कोई बुलबुला ना रहे भी। अब हम ब्रश से ये जो हमने बनाया है इसको हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, जो झिल्ली हमने निकाली है। आप लोग रखिए।
आप लोगों को पता है कि कवर स्लिप कैसे लगाते हैं स्लाइड में? यस मैडम। कवर स्लिप लगाते वक्त हमें निडल का उपयोग करना चाहिए जिससे कि इसमें बबल ना बने। मैडम, और एक और बात, हमें ये अपनी इसे साइड से पकड़ना चाहिए ताकि ये गंदी ना हो। बिल्कुल सही। तो हम अपनी अपनी स्लाइड को कवर स्लिप लगाकर तैयार कर देते हैं। इसको हमें ऐसे टिकाना है। इसके बाद धीरे धीरे छोड़ना है। अगर ग्लिसरीन या पानी ज़्यादा हो गया है तो हम उसको किनारों से ब्लॉटिंग पेपर की सहायता से इसको ऐसे साफ़ कर देंगे ताकि अतिरिक्त पानी जो है ब्लॉटिंग पेपर सोख लेगा। अब हम इसको माइक्रोस्कोप में लगाकर इसकी निम्न आवर्धन में देखते हैं कि हमें रंध्रों की कैसी आकृति दिखाई दे रही है। पहले हम स्लाइड को निम्न आवर्धन में यानी कि 10x में देखेंगे, जिसे हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे ये हमें रंध्र दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसमें रंध्र जो है बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। पहले आप लोग देख लीजिए ध्यान से, स्लाइड इधर उधर ना हिले। दिखाई दिया आपको? यस मैडम। ये हमने किस पौधे की स्लाइड बनाई थी? मैम ये मोनोकोट की थी। आप बताइए हमने किसकी स्लाइड बनाई, मोनोकोट की या डाइकोट की? डाइकोट की। ये हमने डाइकोट की स्लाइड बनाई है, द्विबीजपत्रीय पौधा। और इसमें रंध्र जो है हमें कैसे दिख रहे हैं? द्वार कोशिकाएं कैसी दिखाई दे रही हैं इसमें? इसमें किडनी के शेप की है। हाँ, किडनी के शेप की। और अगर जब हम ये मोनोकोट की स्लाइड बनाएंगे तो हमें उसमें द्वार कोशिकाओं का आकार अलग डमरू दिखाई के देगा, शेप में। डमरू के शेप का दिखाई देगा। और भी इसमें कुछ दिखाई दे रहा है? देखो जी मैडम, इसके अंदर और भी कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। ये एपिडर्मल सेल्स या फिर बाह्यत्वचीय कोशिकाएं हैं जो हमने बाहर की पील निकाली है, उपसारी कोशिकाएं, उसी से वो कोशिकाएं मिलकर ही पील बना रही हैं। तो बीच बीच में हमें रंध्र दिख रहे हैं और बाकी सारी जो कोशिकाएं वो बाह्यत्वचीय कोशिकाएं हैं। क्या इसमें हरित लवक भी दिख रहा है? यस मैडम। देखो इसको हम 40x पे एडजस्ट कर देते हैं, तब आपको इसमें क्लियर दिखाई देगा। अब इसमें 40x में हरित लवक जो है हमें क्लियर दिखाई दे रहा होगा। पहले हमें उसको पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत मुश्किल हो रही थी। अब हमें क्या करना है? एक बीजपत्री की स्लाइड बनानी है। एक बीजपत्री की स्लाइड बनाने के लिए हमने ये लिलिएसी फैमिली के पौधे लिए हैं। इनमें पत्तियां चौड़ी हैं और मांसल भी हैं, जिससे कि इनकी जो बाह्य त्वचा है ये झिल्ली आराम से निकल आएगी। इसके लिए भी हमें वही करना है। पहले क्या करना है, इनको पानी में साफ कर लेना है। पत्ती को पानी से साफ करने से इसके जो धूल मिट्टी के कण हैं ये हट जाते हैं, जिससे कि हमें रंध्र साफ दिखाई देते हैं। एक बीजपत्रीय पौधों में पत्तियों की दोनों तरफ जो है रंध्र एक समान ही होते हैं सामान्यतः, इसीलिए हम किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। आप चाहें तो नीचे से निकालें इसकी छीलें, चाहें तो ऊपर से निकालें। आप लोग अलग अलग भी निकाल के उसमें कंपेयर करके देख सकते हैं। ये हमारा वॉच ग्लास है, छीलन को निकाल के इसमें रखना है। इसको हमें निकालने के लिए मोड़ के, ये देखिए इसमें कितने अच्छे से छीलन निकली है, एकदम ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा है, झिल्ली जैसा। अब हम इसको तोड़ के पानी में थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ताकि बुलबुले इसमें नहीं आए पानी।
हवा की जो हवा होगी वो निकल जाएगी। आपने निकाला? यस मैम। दिखाइए तो, इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम इसकी भी स्लाइड बनाएंगे। ये लीजिए। हमें ध्यान रखना है कि हम बहुत बड़ी छीलन को पत्ती पे माउंट ना करें। हमें एक छोटा सा टुकड़ा लेना है उसका। अगर ज़्यादा बड़ा है तो आप उसको रेजर से या कैंची से काट के छोटा कर सकते हैं। जब हम छीलन को इसमें ग्लिसरीन में या पानी में रखते हैं तो ध्यान रहे कि वो मुड़े नहीं, एकदम सीधा होना चाहिए उसका। मुड़ जाएगा तो हमें ऊपर के और नीचे के मतलब दोनों डबल डबल स्टोमेटा दिखाई देंगे। अब आप इसमें माउंट कर दीजिए इसको। मैडम मेरी स्लाइड में तो बुलबुले आ गए। बुलबुले आ गए हैं तो आप इसको दोबारा से माउंट कीजिए इसके, और धीरे धीरे निडल की सहायता से आप इसको रखिएगा। देखिए अभी मैं करती हूँ तो आप देखना। ये मेरा चिल्ली थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, काट के छोटा कर लेती हूँ। अब देखिए इसको कैसे धीरे धीरे माउंट करना है कवर स्लिप को स्लाइड के ऊपर। इसको हमने पहले तो नीचे से आराम से टिका लिया है। इसके बाद धीरे धीरे 45 एंगल से इसको धीरे हम इसमें छोड़ेंगे। इससे जो है वायु के बुलबुले इसके अंदर नहीं आएंगे। और जो अतिरिक्त ग्लिसरीन है हमारा, इसको हम ब्लॉटिंग पेपर से सुखा देते हैं, साफ़ कर देते हैं। हमारी स्लाइड बनने के बाद एकदम स्वच्छ होनी चाहिए। हो गया आपका? यस मैडम। बन गया? अब तो नहीं आए बुलबुले? नहीं। अब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। इसके लिए हम दूसरा वाला माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे। जिस सामान की हमें आवश्यकता नहीं है उसको हम साइड में रख देते हैं। ये ध्यान रहे कि जिस सीट पे हम काम कर रहे हैं वो हमेशा साफ रहे। स्लाइड को बीच में सेट करके हम इसको क्लिप से फिक्स कर देंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि हमें स्टोमेटा कैसे दिख रहे हैं। मोनोकॉट यानी एक बीजपत्री में हमें स्टोमेटा जो है वो डमरू शेप का दिख रहा है। हाँ, डमरू शेप के दिख रहे हैं। देखिए आप, ध्यान रहे स्लाइड ना हिले। एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों के रंध्र द्विबीजपत्री पौधों की रंध्रों से थोड़े से भिन्न होते हैं क्योंकि इनकी द्वार कोशिकाओं की संरचना अलग होती है। पहले हमने लो पावर में देखा, अब इसको हम हाई पावर में देखते हैं। इससे हमें जो कोशिकाएं हैं उनका आकार एकदम क्लियर और साफ दिखाई देगा। और हरित लवक भी आप इसमें आराम से देख सकते हैं। यस मैडम। अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों की रंध्रों की संख्या और हरित लवक की संख्या और ये सब भरेंगे। आप देखना, आप अपनी स्लाइड भी लगा के देख सकते हो इसमें।
अब हम दोनों में अंतर देखते हैं। ये हमें एक टेबल भरनी है कि हमने इसमें क्या क्या देखा। एक माइक्रोस्कोपिक फील्ड मतलब एक सूक्ष्मदर्शी क्षेत्र जब हम देख रहे हैं तो हमें इसमें कितना हमें फोकस में दिखाई दे रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें रंध्रों की संख्या कितनी दिखाई दे रही है। देखो आप, ये आपने अभी कौन सी पत्ती लगाई है इसमें? मोनोकॉट की। आपने कौन सी लगाई है? डाइकॉट। अब देखना, आप बताना इसमें रंध्रों की संख्या। तो एक बीजपत्री में रंध्रों की संख्या कितनी दिख रही है आपको? कंपैरिजन टू, मतलब द्विबीजपत्री की तुलना में हमें इसमें एक बीजपत्री में कम दिख रही है, द्विबीजपत्री में ज़्यादा दिख रही है। हमें इसमें हरित लवक दिखाई दे रहे हैं? यस मैम, वो दोनों में है, बराबर ही है, दोनों में दिखाई दे रहे हैं। जब द्वार कोशिकाओं का आकार कैसा दिखाई दे रहा है? इसमें तो वो किडनी के शेप की दिख रही है। और इसमें डमरू के। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब बताइए, बाह्य त्वचीय कोशिकाएं गिनने में आ रही हैं और नंबर आप बता दीजिए, मतलब कम है या ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है। ज़्यादा है। इसमें कम। इसमें सामान्यतः थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, उसमें ज़्यादा होगा। हमने हरित लवक भी देख लिए हैं, इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो हमें एक सूक्ष्मदर्शी क्षेत्र यानी कि एक माइक्रोस्कोपिक फील्ड में ये 4 मेन संरचनाएं जो हैं दिखाई दे रही हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें इसका रंध्र का सूचकांक कैसे निकालना है, जिससे हमें पता चले कि किस पौधे में बाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है और किस में कम होता है। रंध्र सूचकांक को हम निम्न सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। इसमें ये हमने सूत्र लिखा है, रंध्र सूचकांक बराबर S/S + E × 100, जिसमें S जो है वो रंध्र कोशिकाओं की संख्या है, E जो है जो बाह्य त्वचीय कोशिकाएं हैं उनकी संख्या है। हम मान लेते हैं कि हमने जो स्लाइड बनाई है उसके अंदर हमें 36 रंध्र दिखाई दे रहे हैं और 128 बाह्य त्वचीय कोशिकाओं की संख्या है। जब हम इसको इस सूत्र में रखेंगे, S = 36, E है 128, तो 36/36 + 128 × 100, तो इसका जो सूचकांक आया है हमारा 21.95%। यानी कि जो झिल्ली हमने निकाली है, ये तो हमने लगभग लिया हुआ है। हम जब इसको और क्लियर करेंगे, जब हम लैब में इसे करेंगे तो हम बिल्कुल एकदम क्लियर भी निकाल सकते हैं। तो इसमें जो हमने सूचकांक निकाला है वो 21.95% आया है। जितना ज़्यादा जिस पौधे का रंध्र सूचकांक होगा, मतलब उसमें स्टोमेटा या रंध्रों की संख्या उतनी ज़्यादा होगी और उसमें बाष्पोत्सर्जन उतना ही ज़्यादा होगा। रंध्र सूचकांक निम्न सूत्र के द्वारा निकाला जा सकता है। ये मैंने अभी आपको बताया कि जैसे अगर रंध्र सूचकांक किसी का ज़्यादा आता है तो उसमें रंध्रों की संख्या ज़्यादा होगी और क्या होगा, बाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा। तो आप समझ गए, इस सूत्र की सहायता से हम रंध्र का सूचकांक निकाल सकते हैं कि पौधे की पत्तियों में कितने रंध्र उपस्थित हैं। मैम, तो जब ज़्यादा गर्मी होती है तो क्या रंध्र बंद हो जाते हैं? बिल्कुल सही पूछा इन्होंने। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे रंध्र जो है वो बंद होना शुरू हो जाते हैं, ताकि पानी के क्षरण को रोका जा सके। बाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होने पर रंध्र अपने आप ही बंद होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमने कहा था ना कि स्फीत दाब के कारण जो है ये द्वार कोशिकाएं खुलती हैं, और जब पानी का ज़्यादा क्षरण होगा, ज़्यादा लॉस होगा, तो वो स्फीत दाब धीरे धीरे कम हो जाता है, जिससे कि रंध्र स्टोमेटा जो है अधिक तापमान में ज़्यादा टेम्परेचर पे अपने आप क्लोज हो जाते हैं, जिससे कि ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। लेकिन मैम, फिर रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे, उसमें तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता होगा। रेगिस्तान में जो पौधे पाए जाते हैं वो वहाँ का जो वातावरण है गर्म होता है, रेगिस्तान पानी भी कम होता है, उसके अकॉर्डिंग उनमें अपने आप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कुछ जो पौधे होते हैं, आपने कैक्टस देखा होगा, कुछ में जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं, तना जो है मांसल हो जाता है। इनमें भी रंध्र पाए जाते हैं, लेकिन रंध्र क्या होते हैं, वो धसे हुए होते हैं, बंद नहीं होते हैं, धसे हुए होते हैं,
जिन्हें कि हम संकन स्टोमेटा कहते हैं। जैसे लीफ है, लीफ में ये गड्ढे में धसे हुए रहते हैं, जिससे कि डायरेक्ट सनलाइट इन पे नहीं पड़ती है और बाष्पोत्सर्जन कम से कम होता है। क्या आपने जलीय पौधों को देखा है? यस मैम। यस मैम। सोचा है कि उसमें भी रंध्र पाए जाते हैं? मैम उसमें तो सूरज की किरणें पड़ती ही नहीं। क्योंकि वो पानी में होते हैं ना। हाँ। बिल्कुल सही। जो जलीय पौधा बिल्कुल पानी के अंदर होता है उसमें रंध्र नहीं पाए जाते हैं, और जिस पौधे का जो भाग पानी के ऊपर रहता है, अगर जो पत्ती ऊपर है, अगर हम लोटस को लेते हैं तो जो ऊपर वाली पत्ती है, ऊपर भाग है, उसमें रंध्र पाए जाते हैं, लेकिन वो कम होते हैं। और जो पूरी तरह से पौधे पानी के अंदर पाए जाते हैं उनमें रंध्र जो है नहीं होते हैं। हम रंध्रों के बारे में जान चुके हैं कि वो कैसे खुलते और कैसे बंद होते हैं। हम उनकी स्लाइड तैयार करना भी जान चुके हैं, और हम स्लाइड को माइक्रोस्कोप में लगा के उससे इस्तेमाल करना भी जान चुके हैं। ठीक है, तो अब आप आगे जा कर के और बच्चों को भी बताइएगा कि स्लाइड हमने कैसे बनाई, और मोनोकॉट, डाइकॉट और अलग अलग टाइप की, हमें अलग अलग तरह की पत्तियों से आप स्लाइड बनाइएगा। यस मैम। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम। आशा करती हूँ कि आप इस प्रयोग से ये जान ही गए होंगे कि एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पादपों में रंध्रों की संरचना कैसी होती है और यह कैसे बंद होते हैं और खुलते हैं। हम किस तरह रंध्र सूचकांक निकाल सकते हैं।